नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है नीड़ की ओर। तो चलिए सुनिए कहानी नीड़ की ओर। कई दिनों से बारिश की झड़ी लगी हुई थी। घर के पीछे के खेत में ढेर सारा पानी भर गया था, जिसमें मेंढकों की तो मौज ही आ गई थी। सारस और बगुले जी भरकर बरसात में उभर आए केंचुओं और अन्य कीड़े मकोड़ों का लुत्फ उठा रहे थे। लॉन के किनारे किनारे लगे आम, अमरूद, नींबू, अनार, लीची आदि के पेड़ बारिश में नहाकर साफ सुथरे लग रहे थे और उनकी आभा आँखों को बहुत सुकून दे रही थी। सुबह उठकर थोड़ी देर बरामदे में बैठकर साफ हवा में प्राणायाम करने का मैंने कुछ दिनों से नियम बना रखा था, परंतु प्रकृति की सुंदरता देखने में इतनी खो गई कि प्राणायाम तो भूल ही गई। ध्यान तब आया जब तेज बारिश की वजह से मेरी चमकी कुतिया बाहर से बरामदे में लपक कर चढ़ी और दांत निपोरते हुए जीभ बाहर निकालकर मुझसे मानो मेरे आसपास बैठने की आज्ञा मांगने लगी। चल तू ही बैठ जा, मैं चलती हूँ अंदर, कहती हुई मैं उठ खड़ी हुई। विद्यालय जाने से पहले मुझे रसोई का ढेर सारा काम निपटाना था। खैर, मेरे हाथ विद्युत गति से चलने लगे और मन के कोने में कहीं यह भी चल रहा था कि काश आज मैं विद्यालय न जाकर बाहर के नज़ारे, इस वर्षा सुंदरी की सुंदरता को वैसे ही मुग्ध भाव से देख पाती जैसे कुछ देर पूर्व देख रही थी। परंतु बच्चों की साप्ताहिक परीक्षा चल रही थी और मुझे जाना ही था, सो मैं झटपट तैयार होकर विद्यालय पहुंच गई। यह तीसरा कालांश था और मैं कक्षा की ओर जा रही थी। मैंने कक्षा में जैसे ही प्रवेश किया, सभी छात्र छात्राओं ने खड़े होकर मेरा अभिवादन किया और मैंने उनके अभिवादन का जवाब। मैंने अपना पर्स और पानी की बोतल साइड की अलमारी पर रख दिया और चौक उठाकर बोर्ड पर विषय, प्रकरण आदि लिखने ही जा रही थी कि एक लड़की बोल उठी, मैम आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। इस अप्रत्याशित तारीफ को सुनकर मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा तो वह यह बात कहकर हंस रही थी। सो मुझे न जाने ऐसा क्यों लगा कि वह आज पढ़ने के मूड में नहीं है और मुझे खींच रही है। सो क्या सुबह से कोई और नहीं मिला तुम्हें? मैंने बोल दिया। नहीं मैम, आप वाकई सुंदर लग रही हैं, उसने फिर कहा। मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जब छात्रों का मन पढ़ने का नहीं होता तो वो कुछ अलग तरह की बात छेड़ देते हैं, जिससे अध्यापक अध्यापिका का ध्यान पढ़ाने से हटकर उनकी बातों में उलझ जाए। यह बात मैंने अपने 20 वर्षों के अध्यापन अनुभव से सीखा था। इसलिए अच्छा तुम पुस्तक निकालो, यह सब छोड़ो, मैंने कुछ ज़ोर से कह दिया और यह प्रकरण लिखने के बाद ज्यों ही एक पंक्ति का उच्चारण किया तो मेरा ध्यान उसी बालिका पर चला गया, क्योंकि वह डेस्क पर सिर टिकाए थी, न पुस्तक न पढ़ाई। एक छात्रा ने मेरी ओर देखते हुए धीरे से कहा, मैम संजना रो रही है। क्यों, क्या हुआ? मैम आज उसका जन्मदिन है ना, और आपने कक्षा में सन्नाटा छा गया था। एक सिक्का भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी। ओह, ये क्या हो गया? मन ही मन सोचती हुई मैं उसके पास गई। संजना, संजना, सिर ऊपर उठाओ। हैप्पी बर्थडे बेटे। उसने सिर ऊपर उठाया। पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। ओह, तुम रो रही हो? अच्छा, पहले चुप हो जाओ। सॉरी बेटे, मुझे पता नहीं था कि आज
तुम्हारा जन्मदिन है, कहते हुए उसकी पानी की बोतल खोलकर उसके मुंह से लगा दिया। उसने 2 घूंट पानी पिया, थोड़ा स्थिर हुई तो खड़ी हो गई। मैम, मैं आपको खींच नहीं रही थी, आज आप वाकई सुंदर लग रही हैं, उसने लगभग रोती हुई कहा। उसके इस सहज भोलेपन पर मुझे इतना प्यार आया कि मैंने उसे गले से लगा लिया। वह संयत हो गई, शायद बहुत खुश भी, क्योंकि मुझ जैसी अध्यापिका जो विद्यार्थियों को प्यार तो करती है, लेकिन अध्यापक और छात्र के बीच निश्चित और जायज़ दूरी बना के रखती हो, उससे इतने प्यार की आशा उसे नहीं थी। वह किसी ममत्व की इतनी भूखी थी कि उस दिन से वह मैं जिस भी कक्षा में रहती ढूंढ लेती और रोज़ मिलने आती। संजना अब मेरे साथ अपनी हर छोटी बड़ी बातें साझा करने लगी। बातों ही बातों में उसने बताया कि उसके माता और पिता में बिल्कुल नहीं बनती। माँ अपने 2 छोटे बच्चों, एक बेटा और एक बेटी के साथ मायके में रहती हैं और खुद वह अपने पापा, दादाजी और दादी जी के साथ। क्यों इतनी बात बढ़ गई? मैंने पूछा। मैम, मम्मी की दादी से नहीं बनती, दोनों हमेशा झगड़ती रहती थी। फिर पापा भी दादी जी का ही पक्ष लेते थे, तो मम्मी पापा की भी हो जाती थी आपस में। और एक दिन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई बात कि मम्मी मेरे भाई बहनों को साथ लेकर मेरी नानी के घर चली गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या मैं तुम्हारे पापा जी को कुछ समझाऊं? नहीं मैम, फिर पापा मुझे भी डांटेंगे कि मैंने घर की बात आपको बता दी। ओके, नहीं कहूँगी, उन्हें कुछ नहीं कहूँगी, परंतु क्या तुम्हारी मम्मी वहाँ कोई नौकरी करती हैं? नहीं मैम, उन सब का खर्च मेरे नाना नानी ही उठाते हैं, पर वे तो अब बूढ़े होंगे, कब तक खर्च उठाएंगे? मैम पता नहीं, वह बोली। तुम यहाँ खुश हो बिना मम्मी के? मैम खुशी की तो बात ही नहीं है, परंतु मम्मी मेरा सारा खर्च नहीं उठा सकती, वो तो खुद नाना नानी के सहारे हैं। पापा अच्छी तरह से मेरा खर्च उठा लेते हैं और मेरी स्कूल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस सब कुछ दे देते हैं। सो मैं पापा के साथ ही रहती हूँ। बस मैं मम्मी पापा की लड़ाई में से तंग थी। उसने दीर्घ निश्वास छोड़ा। अगला कालांश मेरा लगा हुआ था। सो अच्छा बेटे, अब मैं जाऊँ, बाद में बात करेंगे, कहकर मैं कक्षा की ओर चल पड़ी। फिर वह कई दिनों तक विद्यालय नहीं आई। मुझे उसकी कुछ चिंता होने लगी थी, परंतु किसी से कुछ पूछ नहीं सकती थी। एक दिन खाली कालांश में जब मैं स्टाफ रूम में बैठी कॉपियाँ संशोधित करने में मशगूल थी, वह सामने खड़ी हो गई और मुझे संकेत से बाहर बुलाया। वह बहुत खुश नज़र आ रही थी। क्या कोई खुश खबरी है? तुम इतने दिनों से आ क्यों नहीं रही थी? क्या तुम्हारे मम्मी पापा में समझौता हो गया है? मैंने कई सारे सवाल एक साथ दाग दिए। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु एक और खुशखबरी है। क्या? मैम, अब कल से ना मेरे भाई बहन दोनों इस स्कूल में पढ़ेंगे, वह चहकते हुए बोली। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ मैम, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारी मम्मी भी आ गई क्या घर में? नो मैम, वो तो नानी के पास ही रहेंगी हमेशा के लिए। मतलब उनके पास तुम भाई बहनों में से कोई भी नहीं? वो एकदम अकेली? नो मैम, अकेली कहाँ, वो तो नाना नानी के पास हैं। अरे मेरा मतलब तुम भाई बहनों में से कोई नहीं है उनके साथ? नो मैम। परंतु ऐसा क्यों? मैम, क्योंकि पापा ही हमारा खर्च उठा सकते हैं, मम्मी तो कोई जॉब नहीं करती इसलिए। परंतु संजना, कभी ये सोचा है कि तुम्हारी माँ के पास क्या है जिसके सहारे वो ज़िंदगी काटेंगी? न पति, न बच्चे, न नौकरी। यस मैम, ये तो है, कुछ सोचते हुए उसने कहा।
तो बेटे अपने पापा और मम्मी से बात करो, उनको कुछ समझाओ कि वे सब कुछ भूल कर एक साथ रहें। मैम ये नहीं हो सकता, जब तक दादी हैं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। बेटे तुम पापा से कहो, समझाओ अलग से कि तुम बच्चों को मम्मी की भी ज़रूरत है। मैम अब तो पापा बस भाई बहन को लेने जाने वाले हैं, अब क्या हो सकता है। बेटे लड़कियां पापा की बड़ी लाडली होती हैं, अगर तुम 2-4 बार उन्हें प्यार से मम्मी को वापस बुलाने की बात करोगी ना तो उन पर असर ज़रूर पड़ेगा। शायद संजना पर मेरी बातों का असर पड़ रहा था कि माँ अकेली कैसे रहेंगी। शायद वो जो माँ की ओर से निर्लिप्त हो चुकी थी और उनके बिना ही जीने की आदत डाल रही थी, अब उसके हृदय के सागर में मैंने माँ नाम का एक कंकड़ उछाल दिया था और माता के प्रति प्रेम उसके हृदय में आलोड़ित होने लगा था। जो दादी के माँ के प्रति नफ़रत की भावना जो खुद दादी ने ही इसके दिल में बैठा रखी थी, उस पर भारी पड़ रहा था। उस अबोध बालिका को सही राह दिखाने वाला घर में शायद कोई नहीं था। उसने बस इतना कहा, मैम पापा से बात करके देखूंगी, अगर वो माने तो। हाँ बेटे तुम कोशिश ज़रूर करना। कक्षा की ओर जाती हुई मैंने उसे फिर सचेत किया। दिसंबर का महीना आ चुका था। छात्र छात्राएं क्या विद्यालय ही अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ था। आखिर परीक्षा भी प्रारंभ हो गई और हम सभी और सक्रिय हो गए थे। एक दिन मैं परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल बनाकर परीक्षा कक्ष में उन्हें जमा करने जा ही रही थी कि संजना दौड़ती हुई पीछे से मुझे मैम मैम की आवाज़ दी। मैंने पीछे देखा और ठहर गई। यद्यपि इस समय सभी अध्यापिकाओं को बंडल जमा करने की बड़ी जल्दी रहती है, संजना इतने में मेरे पास आ चुकी थी। दौड़ने से उसकी सांस चढ़ गई थी, होंठ सूख गए थे, परंतु उसका चेहरा चमक रहा था। हाँ बोलो संजना, क्या हुआ? मैम सब ठीक हो गया। क्या बहुत आसान था पेपर? मैम पेपर भी और घर में भी सब ठीक हो गया, वह हाँफते हुए बोली। क्या मम्मी पापा में समझौता हो गया? यस मैम। पापा मम्मी को ले आए और अब हम सब साथ रह रहे हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। और मैम ये सब आपके कारण हुआ है। आपने उस दिन मुझे ना समझाया होता तो ये इम्पॉसिबल था। अरे नहीं संजना, सब तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है। मैं यहाँ दूर बैठी क्या कर लेती? नो मैम, अगर आप मेरी आंखें न खोलती तो हम तो हो ही गए थे ना बिन माँ के। और वो भावुक होने लगी। कोई बात नहीं बेटे, तुम मुझे इसका श्रेय दे रही हो, यह तुम्हारा बड़प्पन है। मैम पापा ने हम लोगों के लिए एक नया घर भी ले लिया है। चलो अब इस नए घर में नए सिरे से और बहुत प्यार से सब मिलकर रहो। अब मैं चलती हूँ ये बंडल जमा करने। ऐसा बोलकर मैंने संजना को एक बार और गले लगा लिया। उसकी खुशी शायद मेरे दिल में भी उतर आई थी। हम दोनों की आंखें नम हो आई थीं और एक कभी न टूटने वाला रिश्ता हमारे बीच बन चुका था। उसका टूटता हुआ घर मजबूती से फिर से बस चुका था। तभी हम दोनों का ध्यान एक साथ ही विद्यालय के बरामदे के एक कोने में बने झरोखे की ओर चला गया, जिसमें चिड़िया ने कुछ महीने पहले ही घोंसला बनाया था। शायद तभी चिड़िया अपनी नीड में लौटी थी और उसके नन्हे बच्चे अब चूं चूं करते हुए उसके चोंच से दाना चुग रहे थे और उनकी चहचहाहट से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दें। तो आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।